हेलो बच्चों। हमने इस चैप्टर की 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम तीसरा लेक्चर हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ आपको, फिर से हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम डिटेल पढ़ने वाले हैं किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो से क्या समझते हैं? प्रो मतलब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। और कैरियो का मतलब होता है, कैरियोन वर्ड से आया है, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स इनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव से आप क्या समझते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, एब्सेंट है। मीन्स न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? वो हैं हमारे बैक्टीरिया, मीन्स किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम होता है पीपीएलओ, प्ल्यूर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपकी नीट में भी पूछी जाती है। प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका ये नाम क्यों रखा माइकोप्लाज्मा को? दूसरा नाम हमने पप्लू क्यों कहा, पीपीएलओ क्यों कहा? बिकॉज ये क्या कर रहे थे, कैटल्स के अंदर निमोनिया कर रहे थे और ये मेनली प्ल्यूरा को अफेक्ट कर रहे थे, इसीलिए इनको हमने क्या बोला, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला। इनको हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो स्मॉलर होती है और उसका जो डिवीज़न का रेट होता है वो बहुत फास्टर होता है किससे, यूकैरियोटिक सेल से। शेप और साइज जो है वो वेरी करता है। बैक्टीरिया की मेनली 4 टाइप की शेप पाई जाती है। उसमें 4 शेप कौन कौन सी हैं? सबसे पहले रोड शेप जिसको हम बेसिलस कहते हैं, और दूसरी स्पेरिकल जिसको हम कोकस कहते हैं। ये रोड शेप बनाया मैंने और ये मैंने स्पेरिकल बनाया। विब्रियो मतलब कोमा शेप, और स्पाइरल का मतलब क्या होता है, स्पाइरलियम का मतलब स्पाइरल शेप। इनमें से 4 शेप में से सबसे कॉमन शेप जो पाई जाती है वो रोड शेप पाई जाती है। मोस्ट कॉमन शेप कौन सी है? मोस्ट कॉमन शेप रोड शेप। जैसे कि आपने सुना भी होगा लैक्टोबेसिलस। बेसिलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम अगर बात करें आगे, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनका फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है लगभग सिमिलर होता है, बट फिर भी शेप के और फंक्शन के रिस्पेक्ट में वो बहुत सारी वैरायटी को शो करती हैं। तो यही लिखी है अगली लाइन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। लगभग सिमिलर है। दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ द शेप एंड फंक्शंस। फिर भी वो बहुत सारी शेप और फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, पर फंडामेंटल स्ट्रक्चर फिर भी सेम है, वो ध्यान रखना है आपको। फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम रहते हुए भी वो डिफरेंट वैरायटी की शेप एंड फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे अगर बात करें, जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है। इफ दिस इज अ सेल, सेल के ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की चारों तरफ सेल वॉल पाया जाता है। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, कंप्लीटली सेल वॉल लेस है ये, ठीक है। ये भी नीट में क्वेश्चन पाया जाता है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं मिलती है। अगली बात आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेल है ये और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं अपन। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल का ऐसा पार्ट है जिसको हम लिविंग मानते हैं। कैसा मानते हैं? लिविंग। इससे अगर हम इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगा दें, सेल मेम्ब्रेन जोड़ दें, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, उसको बोलेंगे अपन प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। या फिर प्रोटोप्लास्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल विदाउट सेल वॉल। सेल विदाउट सेल वॉल। अगली बात देखेंगे आप, एनसीईआरटी में क्या लिखी है उसको हमें जानना है। अगली लाइन, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द, अभी बताया मैंने, जो फ्लूइड मैट्रिक्स सेल में पाया जा रहा है उसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, जो कि मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए।
सेल के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसके ऊपर जो यहाँ पर न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या नहीं है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। और जो जेनेटिक मटेरियल है अभी क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप नहीं है तो बेसिकली नेक्ड है, नॉट एनवलप बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन साथ साथ में न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मिल रहा है, मीन्स जीनोमिक डीएनए के अलावा न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मीन्स साइटोप्लाज्म में एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है जो कि सिंगल होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और जो कि सर्कुलर होता है उसको बोलते हैं अपन प्लाज्मिड। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, ठीक है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मिड कह रहे हैं। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए के साथ साथ एक एक्स्ट्रा डीएनए मिल रहा है, जैसे सिंगल क्रोमोसोम की तरह काम कर रहे हैं सर्कुलर डीएनए। मैनी बैक्टीरिया हैव, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए मिलता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। देखो इनका जो जीनोमिक डीएनए होता है वो भी सर्कुलर होता है, ये भी ध्यान रखना। और इस जीनोमिक डीएनए के चारों तरफ मतलब सराउंडिंग में मीन्स साइटोप्लाज्म में एक डीएनए और पाया जा रहा है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड का रोल क्या है, प्लाज्मिड करता क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर की तरह यूज़ होता है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर पहले तो ये समझेंगे एक यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, एक यूनिक फिनोटाइप प्रोवाइड करता है, एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को क्या करता है, प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। वो कुछ भी हो सकता है जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, उस प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसा जीन पाया जा सकता है जो कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, यानी द प्लाज्मिड डीएनए कम फॉर प्रोवाइड सर्टेन ए यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर, उनमें से एक कैरेक्टर क्या है, रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। कुछ प्लाज्मिड क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर पिलाई की फॉर्मेशन करवाते हैं, मेनली सेक्स पिलाई की, ठीक है। तो ध्यान रखना एक पार्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करता है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, प्लाज्मिड जो है हम हायर क्लास में पढ़ेंगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। माना कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है और यहाँ पर ये प्लाज्मिड पाया जा रहा है, और इस प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसा जीन पाया जाता है जो इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर एक ऐसा जीन मिल रहा है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमें इस जीन को दूसरे उसमें पहुंचाना है तो हम इस प्लाज्मिड के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचा सकते हैं। मीन्स जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में किसका यूज़ किया जाता है, प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है। इसीलिए प्लाज्मिड को जीन टैक्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखा है इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। एक पार्टिकुलर अगर आपको कोई जीन भेजना है किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर तो आप किसके हेल्प से बोल सकते हो, प्लाज्मिड के हेल्प से भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें इंसुलिन बनवाना है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। तो किसी बंदर के अंदर अगर इंसुलिन की कमी होगी तो उसे डायबिटीज़ होता है। तो मान लिया हमने क्या लिया, इंसुलिन वाला जीन लिया किसी नॉर्मल ह्यूमन से, उसको क्योंकि हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन चाहिए, किसका प्रोडक्शन चाहिए, इंसुलिन का प्रोडक्शन चाहिए, और ये हमने क्या ले लिया, इंसुलिन जीन ले लिया। इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्टली नहीं डाल सकते, ये बैक्टीरिया है, अगर हमें बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना है तो उसके अंदर इंसुलिन को डायरेक्टली नहीं डाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ के डालना पड़ेगा। ये प्लाज्मिड है अपना, ठीक है, इसके साथ इसको अगर ज्वाइन कर दें, आप क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, ये जीन आपने ज्वाइन कर दिया इसके साथ, मान लेते हैं ये कर दिया, तो अभी ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसा हो गया ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको अगर आप बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे इसके अंदर तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, बिकॉज इट बिकम द पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, और कॉपी बनाएगा। ये जीन अगर वहाँ पर एक्सप्रेस होगा तो इंसुलिन भी बनेगा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया का अब जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है। अब बैक्टीरिया क्या बनाने लगेगा, इंसुलिन बनाने लगेगा। तो यही बात समझना है आपको आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी में। तो डीएनए, ये जो प्लाज्मिड का डीएनए है उसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन डीएनए डालने के लिए। आगे देखिए, न्यूक्लियर जो हमारा क्या है, मेम्ब्रेन्स फाउंड इन द यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट की सेल होती है उसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट
होती है। और जो ओरिजिनली यूकैरियोट में पाई जाती हैं वो किसके अंदर नहीं मिलती, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं मिलती। मैंने बताया कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कैसी ओरिजिनली पाई जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड। कैसी पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। कौन कौन सी, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है यूकैरियोट के अंदर, ठीक है। गोल्जी बॉडी मिलता है, ठीक है, ये सारे मिलते हैं। और लाइजोसोम मिलता है, वैक्यूल मिलता है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड है। ये यूकैरियोट के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं, यूकैरियोट के अंदर, जो कि किस में नहीं मिलते, एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो यही लिखा है कि जो ओरिजिनली, कोई भी ओरिजिनली ऐसी नहीं है जो यूकैरियोट में पाई जाती है, ठीक है, वो किस में मिलेगी, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगी। कहने का मतलब क्या, जो ओरिजिनली किस में पाई जाती है, यूकैरियोट में पाई जाती है, वो प्रोकैरियोट में नहीं मिलती। किसको छोड़कर, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी अकेली ओरिजिनली है, सेल ओरिजिनली है, जो दोनों में पाई जाती है, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी। अब आगे देखिए आप, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडीज पाई जाती हैं जो कि कुछ सब्सटेंस को क्या करती हैं, स्टोर। फॉर एग्जांपल स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इस तरीके के क्या मिलते हैं, स्टोरेज बॉडीज मिलते हैं, जिनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। साथ में ही बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग पाई जाती है, उस इनफोल्डिंग को मेसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोसोम। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट में जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम देख लीजिए आप। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसका आपको साइज बता रखा है 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये हमारे कौन से हैं, बैक्टीरिया हैं, टिपिकल बैक्टीरिया, जिनका 1 to 2 माइक्रोमीटर। पपलू जो हैं सबसे छोटे होते हैं, जिन्हें माइक्रोप्लाज्मा कह रहे हैं, 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस ये एसेलुलर होते हैं, ठीक है। मीन्स ये कनेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। अगर ये आउटसाइड द लिविंग बॉडी है तो नॉन लिविंग की तरह काम करेंगे, इनर्ट होंगे। अगर वहीं इनको लिविंग सेल मिल जाए, डिवाइड करने के लिए लिविंग इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, तो ये किसी तरह काम करेंगे, लिविंग की तरह। अब हम थोड़ा सा और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बोलते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, 3 चीज़ें मिलती हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके ऊपर 3 लेयर्स होंगी। सबसे अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर आपका होगा सेल वॉल, और सबसे बाहर होगा ग्लाइकोकैलेक्स। क्या होगा सबसे बाहर, ग्लाइकोकैलेक्स। 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 इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप। तो लिखा है मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल, केमिकली उनका जो सेल एनवेलप होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सेल एनवेलप में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि 3 लेयर मिलती हैं, जो टाइटली बाउंडेड होती हैं। तो लिखा सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर। सबसे बाहर वाली का नाम क्या है, ग्लाइकोकैलेक्स। ये बनी होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट की, किसकी, कार्बोहाइड्रेट, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, मेनली म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन किसी की भी हो, वो 2 ही चीज़ की बनती है, प्रोटीन प्लस लिपिड। प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। तो आपको चीज़ें समझ में आई। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको हम बोलते हैं म्यूरिन, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें देखते हैं। द सेल एनवेलप जो है बैक्टीरिया का, उसमें कितनी स्ट्रक्चर्स हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलेक्स अभी बताया, उसके बाद क्या है, सेल वॉल, और सबसे अंदर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑल्दो ईच लेयर
जो प्रत्येक लेयर है किसकी, सेल एनवलप की, उसका अलग अलग फंक्शन होता है, बट तीनों का एक साथ मिला के कॉमन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही हैं। तीनों का अलग अलग फंक्शन है, परंतु तीनों का एक कॉमन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। अब सेल एनवलप किस टाइप का है, उस बेस पर, स्टेनिंग के बेस पर, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने बैक्टीरिया के दो टाइप बताए। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवलप एंड द मैनर इन विच दे आर रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसेस डेवलप बाय द ग्राम। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने स्टेनिंग के बेस पर बैक्टीरिया को दो टाइप में बांटा, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बताया। हम पूरी की पूरी स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे। थोड़ा पहले एनसीईआरटी की लाइनें को फोकस कर लें। जिन्होंने ग्राम स्टेन को ले लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है, उनको बोला ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं किया उनको क्या बोला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम ग्राम टेक्निक आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा पहले हम एनसीईआरटी की लाइनों को कवर कर लेते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं एनसीईआरटी की लाइनों के अकॉर्डिंग। आपको मैंने अभी बताया कि जो आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया के ऊपर सेल एनवलप में, जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलेक्स। ये वाली जो लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोकैलेक्स। इसको दो टाइप में बांटा है, स्लाइम लेयर, यानी कि इसके आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा है, जिनके अंदर ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है लूज मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, लूज मिल रहा है, लूज शीट की तरह मिल रहा है, तो उनको बोला स्लाइम लेयर। उनमें इस ग्लाइकोकैलेक्स को बोला स्लाइम लेयर। और जिनके अंदर ये ग्लाइकोकैलेक्स थिक मिल रहा है और टफ मिल रहा है, उसमें इसको बोला, इस ग्लाइकोकैलेक्स को बोला कैप्सूल। फिर से सुनिए, ग्लाइकोकैलेक्स के आधार पर उसकी कंपोजिशन के आधार पर अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप की ग्लाइकोकैलेक्स मिलती है। जिनमें ये थिक मिलती है और टफ मिलती है उस ग्लाइकोकैलेक्स को कैप्सूल बोला, और जिनमें ये थिन मिलती है और लूज मिलती है, चिपचिपी मिलती है थोड़ी, उनमें इसको स्लाइम लेयर कहा। अब जिन बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलेक्स एज अ टफ मिल रही है, मीन्स कैप्सूल की फॉर्म में मिल रही है, उनको बोला कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। और कैप्सूल जो होता है, जिन बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल पाया जाता है, वो बैक्टीरिया इजीली इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं हमारे, मीन्स वो ज़्यादा पैथोजेनिक हो जाते हैं, मीन्स ज़्यादा डिजीज कॉजिंग है। तो इधर देखिए, ग्लाइकोकैलेक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी, अगर ये कैसी है, अगर ग्लाइकोकैलेक्स कैसी मिल रही है, लूज शीट की तरह मिल रही है, तब इसको स्लाइम लेयर कहा। वाइल जबकि दूसरों में अगर ये थिक मिल रही है और टफ मिल रही है, तब इसको कैप्सूल कहा। और कैप्सूल अगर पाया जा रहा है, अगर वो कैप्सूल की फॉर्म में पाई जा रही है, तो बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। और कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, क्योंकि अगर कैप्सूल मिल गया, क्योंकि वो थिक एंड टफ है, तो उस पर हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया इजीली अपने आप को हाइड कर लेगा हमारे इम्यून सिस्टम से। तो इसीलिए कैप्सूलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं। आगे देखिए, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल बैक्टीरिया में किस चीज़ की बनी होती है, अभी बताया मैंने, पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, आगे देखिए, ये सेल वॉल, ये पेप्टिडोग्लाइकन जो पॉलीमर है, ये काफ़ी टफ पॉलीमर होता है, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है एक पार्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है किसको, बैक्टीरिया को। सेल वॉल का फंक्शन क्या है यहाँ पर, प्रोवाइड द शेप टू द सेल, साथ में ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है बैक्टीरियल सेल को, जिससे कि बैक्टीरिया फट ना पाए और कोलैप्स ना हो पाए, यानी कि वियर एंड टियर से बचाती है सेल वॉल, मीन्स बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है नेचर में, और ये इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से, मीन्स क्या सेल के अंदर आना है और क्या सेल से बाहर जाना है, ये सिलेक्टिवली परमिशन देती है। दिस इज सिमिलर, ये मेम्ब्रेन जो होती है बिल्कुल सिमिलर होती है किसके, यूकैरियोट्स की। चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी की भी हो, सब में किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में एक मॉडल पढ़ेंगे जो मोस्ट फेमस है, जिसका नाम है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। आगे देखते हैं, एक वर्ड मैंने अभी बताया, मेसोसोम। मेसोसोम क्या है, जो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बैक्टीरिया का। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, क्या होती है, इनफोल्डिंग, जिसको हम क्या कहते हैं,
मेसोसोम कहते हैं। भाई ये ग्लाइकोकैलेक्स हुआ, ये सेल वॉल हुआ और ये सेल मेम्ब्रेन हुआ। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग अंदर की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं अपन, मेसोसोम कहते हैं। ये इनफोल्डिंग अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, वेसिकल के फॉर्म में हो सकती है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है और लेयर्स के फॉर्म में हो सकती है, लैमिले के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। दीज एक्सटेंशन, दीज इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिले। अब मेसोसोम का फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। जब सेल डिवाइड करती है ना, एक से दो, जनरली बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है। जब सेल डिवाइड कर रही होगी बैक्टीरियल सेल, तो ये किसमें हेल्प करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में। साथ में ही डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। और मान लिया ये एक सेल थी, एक से दो सेल जब बनेगी, इन दोनों सेलों में इक्वल डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, मेसोसोम। दो सेल जब बनती हैं तो उनकी जो सेल वॉल बनी, उस सेल वॉल फॉर्मेशन को भी कौन कंट्रोल करता है, मेसोसोम। तो साफ साफ लिखा, सेल वॉल फॉर्मेशन में काम करता है, हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू द डॉटर सेल में हेल्प करता है, साथ में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि बैक्टीरिया के अंदर जो मेसोसोम होता है वो किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किसको कहा जाता है, तो किसको आंसर करेंगे आप, मेसोसोम को आंसर करेंगे। साथ में सिक्रेटरी प्रोसेस में हेल्प करता है। साथ में ही क्या हुआ कि इनफोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है, तो ये क्या करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ा देता है। इन सम प्रोकैरियोट, कुछ प्रोकैरियोट में मेसोसोम के अलावा और भी इनफोल्डिंग मिलती हैं, मेसोसोम के अलावा और भी इनफोल्डिंग मिलती है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर कुछ और स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसे कि कुछ प्रोकैरियोट में क्या मिलते हैं, क्रोमेटोफोर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्रोमेटोफोर पाया जाता है। तो इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में दे आर द अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन की और भी इनफोल्डिंग पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर का मतलब क्या है, ऐसी इनफोल्डिंग है, क्रोमा का मतलब होता है पिगमेंट और फोर का मतलब होता है स्टॉक। ऐसी इनफोल्डिंग या ऐसा स्टॉक जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पिगमेंट भरा हुआ है, विच कंटेन पिगमेंट्स। और ये किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर। अगर साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिला तो किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। आज के इतने काफ़ी, बाकी जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।